ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आपके मुझे कमेंट्स मिले, आपका मुझे फीडबैक मिला, जो पिछले सेशन का आपने फीडबैक दिया है, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर कि जितने भी लोगों ने फीडबैक भरा है, अराउंड 100+ स्टूडेंट्स ने उसको ऑलमोस्ट फिल किया है। तो बेस्ड ऑन दैट नन ऑफ देम सेड दैट दे डोंट वांट टू जॉइन दिस सीरीज़। तो मुझे ये चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि ये जो मैं अपना टाइम आपके लिए डिवोट कर रहा हूँ, ये जो टाइम आई एम ट्राइंग टू फाइंड सम टाइम फॉर यू पीपल, तो आपको वर्थ लग रहा है। यू आर काउंटिंग दिस टाइम एज अ वर्थ टाइम विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अदरवाइज क्योंकि दो लोगों की टाइम इज मनी, राइट? दैट मीन्स दैट इफ I am investing some time and you are investing some time, तो this time must have some value. इस time की कुछ value होनी चाहिए, because based on that value only किसी चीज़ को attend करते हैं, right? That is the only reason. Otherwise, there is no point of wasting your time as well as my time. And that is the reason why these sessions needs to be worth counting. इनकी valuable sessions होना बहुत important है. Okay. सो आज का जो मुद्दा है, आज जिस बात पे हम डिस्कशन करने वाले, दैट डिस्कशन इज हाउ टू पिच योर सेल्फ। अगर मैं इसको और बिल्कुल देसी शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। ये थोड़ा फैंसी सा नाम चेंज किया था, ऑल्दो मेरा जो ओरिजिनल नाम था इस सीरीज आज के लेक्चर का, मैं वो शेयर करने लगा। बिकॉज बाद में जब हमने डिस्कस किया तो हमने इसका नाम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर ये नाम जो आप बता रहे हो ना, वो इतना सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। बट मुझे लगा कि चाहे सुनने में अच्छा लगे या ना लगे, बट जो सच्चाई है, हम उस सच्चाई के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो जो एग्जैक्ट टॉपिक है आज का, वो टॉपिक इज कॉल्ड एज हाउ टू सेल योर सेल्फ। इट इज नॉट अबाउट हाउ टू पिच योर सेल्फ। पिचिंग करना आसान है, सवाल ये उठता है कि हम खुद को कैसे बेचें। बिकॉज अब ये सुनने में थोड़ा सा आपको एब्सर्ड लग रहा होगा, राइट? आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा, यार ये क्या बात हुई कि हमें खुद को बेचना है। ये कोई ऐसा कोई हम वी आर नॉट इनटू ह्यूमन ट्रैफिकिंग जहाँ पर लोगों की ट्रेडिंग हो रही है। दैट इज नॉट द थिंग। बट आज जो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, जो कंसेप्ट्स आपको मैं बताऊंगा, इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, कैसे चीज़ों को देखती है, आज हम उस चीज़ की बारीकियों में जाकर जब बात करेंगे, तो जब जहाँ पर ये सेशन खत्म होगा ना, तो वहाँ पर आप ये फील करेंगे दैट जो बात मैंने आपसे कही है ना, एग्जैक्टली वैसा ही चीज़ें लग रही हैं। चाहे उसको आप नाम जो मर्जी दे दो, बट उसका जो ग्राउंड रियलिटी है कि ग्राउंड रियलिटी कैसे काम करता है, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस कैसे काम करता है, प्लेसमेंट प्रोसेस कैसे काम करता है, व्हाई समबडी नीड्स अ जॉब, व्हाई समबडी इज गिविंग यू अ जॉब, ये सारी चीज़ों के पीछे की जो बेसलाइन है, आज हम उसके बारे में, तो आज का सेशन उसी के ऊपर बात करेंगे। आई होप कि आपको इस सेशन के एंड में बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिलेगा। आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, वो ये होगा कि हम एंड में आपके सारे क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करेंगे। बिकॉज FAQ सेशंस को लेकर आपने लास्ट टाइम बहुत अच्छा फीडबैक दिया, और मुझे लगा कि वो एक सच में एक वैल्यूबल चीज़ है, क्योंकि जब क्वेश्चन को एक स्टूडेंट पूछता है ना, तो उसका जवाब बाकी के सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ लर्निंग लेकर आता है। तो हम एंड में उसका Q&A सेशन भी करेंगे, बट थोड़ा सा पहले एक डिटेल में बात करते हैं, एक कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं अपने स्क्रीन को शेयर करता हूं और फिर बात करना। एक बार सिर्फ आप बता देंगे कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं या नहीं देख। सो लेट मी एक्सप्लेन यू अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, जिसको हम प्रोसेस ऑफ सेलिंग या प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी एब्सर्ड है, बहुत ही गंदी है। मेरे को हमेशा स्कूल के टीचर्स कहते थे कि भाई तुम्हारी सरस्वती माता भी तुम्हारी हैंडराइटिंग नहीं पढ़ सकती। इसीलिए मैं बाद में सोचा कि दो ही प्रोफेशन गुड होंगे जहाँ पर कि लोग आपकी गंदी हैंडराइटिंग को भी रिस्पेक्ट करते हैं। वन इज कॉल्ड डॉक्टर एंड अदर इज कॉल्ड टीचर। तो डॉक्टर मैं बन नहीं सका, टीचर मैं बन गया हूँ, बिकॉज गंदी हैंडराइटिंग भी बेचारा स्टूडेंट तो बर्दाश्त कर ही लेता है। तो मैं आपकी मेरे शब्दों पे जाएंगे, मेरी हैंडराइटिंग पे नहीं जाएंगे, अपनी अकल लगाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो अगर हम एक सिंपल सा कंसेप्ट समझेंगे, पहले मैं एक सिंपल बाइंग प्रोसेस आपको समझाने लगा हूँ। अगर आप ये समझ जाएंगे तो फिर प्लेसमेंट्स के प्रोसेस को भी समझना काफी आसान हो। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, इकोनॉमी हो गई या कोई मार्केट हो गया, कुछ भी जो भी, चाहे स्टॉक मार्केट हो गया, कोई भी चीज जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है एक बायर है और एक सेलर है, राइट? तो देयर इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ बायर एंड अ सेलर। ठीक है, अब बायर और सेलर के बीच में अगर कुछ चीज बिकती है तो वो चीज कहलाती है प्रोडक्ट।
अब अगर हम एक सिंपल सा कंसेप्ट लेके समझे कि अगर कोई सेलर किसी प्रोडक्ट को बना रहा है तो वो इसलिए बना रहा है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी डिमांड है, उसको लगता है कि इस चीज की डिमांड है एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये चीज मार्केट में बिकेगी। ऑन द अदर साइड बायर उस चीज को इसलिए खरीदता है क्योंकि उसको उसकी वैल्यू नजर आ, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सेलर इसलिए बना रहा है बिकॉज उसकी डिमांड है, बायर इसलिए बाय कर रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर वैल्यू का क्या मतलब है, व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू मींस बेनिफिट ओवर कॉस्ट। बेनिफिट ओवर कॉस्ट का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं कि मैंने कितने पैसे लगाए या मुझे क्या बेनिफिट मिला, बदले में उसके मेरी क्या कॉस्ट इनकर हुई। अगर मेरी बेनिफिट ज्यादा है किसी भी चीज से तो मैं उसको अच्छा मानता हूं, अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा हो गई तो मुझे लगता है वो चीज खराब है। सिंपल। अब ये जो डीलिंग होती है बिटवीन बायर और सेलर के बीच में वो होती है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ मनी। दैट मीन्स कि आप जो है वो ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा सर आज पता नहीं क्या पढ़ाने लग गए, ये तो मार्केटिंग है, ये तो इकोनॉमिक्स है, इसमें क्यों जा रहे हैं हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी हमने सेम मॉडल को ना रेप्लिकेट करना है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट प्रोसेस। ओके, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दैट देयर इज अ प्राइस, देयर इज अ मनी विच नीड्स टू बी पेड। कौन पे करेगा? तो बायर पे करेगा। क्यों पे करेगा? क्योंकि उसको वो प्रोडक्ट चाहिए। उसको वो प्रोडक्ट क्यों चाहिए? बिकॉज उसको वैल्यू चाहिए। वैल्यू का क्या मतलब है? क्यों मतलब मुझे लगता है कि इस चीज का मुझे बेनिफिट ज्यादा होगा, मेरी कॉस्ट यहां पर कम है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर कुछ और चीजें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। सेलर क्या करता है? अपनी ब्रांड की वैल्यू को बनाने लग जाता है। डिमांड तो वो देख ही रहा है, डिमांड इज उसका एक इंडिकेटर, डिमांड तो है ही है, लेकिन दूसरी इंडिकेटर उसका क्या है? उसका इंडिकेटर है ब्रांड। वो क्या करता है? ब्रांड की वैल्यू को बढ़ा देता है। जब ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं कि जो प्राइस कल को 100 रुपए किसी चीज का हम देने को तैयार थे, हम आज उसका 1000 रुपए भी देने को तैयार हैं, बिकॉज ब्रांड वैल्यू इज हाई और हमें लगता है ब्रांड इज क्वालिटी। सिंपल, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में ब्रांड इज क्वालिटी। आप कभी शोरूम में जाएं, शोरूम में क्या होता है, जब हम किसी कपड़े को उठाते हैं हमें कपड़े की क्वालिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, जीरो पता है। यहां जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रहा है उसको भी नहीं पता कि कपड़े की क्वालिटी क्या है। लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर कि हम कपड़े को ऐसे छू रहे होते हैं जैसे हमें पूरा आइडिया है उसके बारे में और उसको पूरा परख रहे होते हैं, बट ऐसा तो हो नहीं रहा, हमें कुछ आइडिया तो है नहीं। लास्ट में हम पता है क्या करते हैं, हम दो चीजें देखते हैं, फर्स्ट उसका ब्रांड नेम क्या है, सेकंड उसका प्राइस क्या है। अगर ब्रांड नेम अच्छा है, कोई बड़ा ब्रांड बना रहा है, रेमंड्स बना रहा है, रीड एंड टेलर बना रहा है, ब्लैकबेरी बना रहा है, बड़े ब्रांड्स बना रहे हैं, तो लगता है यार ब्रांड बना रहा है तो अच्छा ही होगा, और उसके लिए जो भी प्राइस चार्ज कर रहा है दैट मीन्स वो प्रीमियम चार्ज कर रहा है। अगर आपसे तो आपको लगता है यार प्रीमियम चार्ज कर रहा है दैट मीन्स उसकी सर्विसेज तो अच्छी ही होंगी, तभी तो वो ब्रांड है। दैट इज व्हाट द होल कंसेप्ट इज ऑल अबाउट। तो सेलर ने ब्रांड बनाया, सेलर ने डिमांड देखा, ठीक है। अब यहां पर जो बायर है, जो आपको बेसिकली खरीदने के बारे में सोच रहा है, वो अपनी वैल्यू तो देख ही रहा है, साथ साथ वो अपना अफोर्डेबिलिटी भी देख रहा है। उसको तो ये भी देखना है ना कि मेरी कॉस्ट कितनी है, भाई मेरे जेब में पैसे भी हैं कि नहीं। हर आदमी को BMW चाहिए, ऑडी चाहिए, बड़ी गाड़ियां चाहिए, हर आदमी हर दिन पिज्जा खाना चाहता है, बट क्या खा सकता है? नहीं खा सकता। व्हाई? बिकॉज अफोर्डेबिलिटी इज अ बिग इशू। मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है, तो मेरे पास अगर पैसे ही नहीं है, सपने मैं देख रहा हूँ बड़ी बड़ी चीजों के, बट मेरे पास पैसे ही नहीं है उस चीज के बारे में, तो ऑब्वियसली मैं उस चीज को बाय। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है बाइंग और सेलिंग का, जहां पर कि एक प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इसकी सबसे बड़ा इसका एट्रीब्यूट क्या है? इसका एट्रीब्यूट है इसकी यूटिलिटी, क्योंकि जो वैल्यू डिटरमाइन होती है किसी भी चीज की वो उसकी यूटिलिटी से डिटरमाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पेन का एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक पेन खरीदा, ओके। अब एक पेन का पर्पस क्या होता है? पेन का काम होता है लिखना, अच्छा चले। अगर पेन अच्छा नहीं लिखता तो उसकी यूटिलिटी क्या रह गई? दैट इज द मेन पर्पस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम हमेशा पार्कर के पेन को लोगों को गिफ्ट करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने देखा, मैंने तो आज तक हार्डली 5% लोगों को भी नहीं देखा है जो पार्कर के पेन से कुछ लिख रहे हो, कॉपी लॉज में नोट्स बना रहे हो। वो दो ही तरह के लोग करते हैं, एक वो जो लोगों को दिखाना चाहते हैं सिग्नेचर पेन की तरह उसको यूज करते हैं, अदर कैटेगरी ऑफ पीपल जो स्कूल के बच्चे होते हैं, जो कि स्कूल के बच्चों को दिखाना चाहते हैं देखो मैं पार्कर के पेन से नोट्स बना रहा हूँ, यही वो लोग हैं बस। बाकी के मैक्सिमम लोग बस पार्कर खरीद के किसी को बेच देते हैं, किसी को गिफ्ट दे देते हैं, और वो भी आगे उसको रख लेता है और आगे गिफ्ट दे देता है किसी। तो पार्कर की यूटिलिटी गिफ्टिंग में है रादर देन यूटिलिटी ऑफ राइटिंग। मोर इंपॉर्टेंटली अब जो यूटिलिटी है वो भी दो तरह की है। दो तरह की यूटिलिटी क्या है? फंक्शनल यूटिलिटी और सिंबॉलिक यूटिलिटी। जो फंक्शनल यूटिलिटी का मतलब है यहाँ पर वो ये है कि भाई जिस फंक्शन के लिए खरीदा है
जिस पर्पस के लिए खरीदा है वो पर्पस तो पूरा होना चाहिए ना। पेन को लिखने के लिए खरीदा है तो लिखे तो सही, दैट इज द फर्स्ट पर्पस। कोई पेन अपने ब्रांड के बारे में कहता है कि लुक माई पेन इज वेरी ब्यूटीफुल, मेरा पेन बहुत अच्छा दिखता है, बड़ा स्टाइलिश है, लगाएंगे आप तो आपका जो फैशन है वो बढ़ जाएगा, बट लिखता तो है नहीं, क्या करूंगा खरीद के? व्हाट इज द पर्पस ऑफ बाइंग? फंक्शनल यूटिलिटी जीरो। एक आधा एग्जांपल और दे देता हूं आपको इसके ऊपर ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। एक लैपटॉप बड़ा मार्केट में आया था जो अपने कलर के नाम पे बेचने की कोशिश कर रहा था। द नेम ऑफ द लैपटॉप वाज सोनी वायो। अब सोनी वायो ने अपने कलर्स दिखाए दिए, हम ब्लू बना रहे हैं, पिंक बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। तुम कन्फिगरेशन बताओ भाई, लैपटॉप कन्फिगरेशन के दम पे बिकता है, कलर के दम पे नहीं। इट इज नॉट अ ड्रेस, इट इज अ लैपटॉप विच इज यूज्ड फॉर फंक्शनल यूटिलिटीज। तो एक यूटिलिटी हो गई फंक्शनल यूटिलिटी। फंक्शनल यूटिलिटी का पर्पस है जो उसका फंक्शन है वो पूरा करो भाई, दैट इज द बेसिक थिंग, वो सबसे अच्छा है। एक सिंपल सी बात है, ओला कैब है, ओला कैब का पर्पस क्या है? किसी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। अगर वो डेस्टिनेशन तक ही हमें नहीं पहुंचा रहा और कह रहा है हम बड़ी हाइजीनिक रखते हैं, हम आपके पसंद का म्यूजिक बजाते हैं, अरे भाई वो सब मुझे नहीं चाहिए भाई, वो मेरी बाद की बात है, पहले मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक टाइम पे पहुंचना है। दैट इज व्हाट माय फंक्शनल यूटिलिटी इज ऑल अबाउट। लोग इतना इंडियन रेलवे से क्यों गुस्सा करते हैं, क्यों नाराज रहते हैं? क्योंकि उनको खाना भी नहीं चाहिए इंडियन रेलवे से। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए भाई तुम टाइम पे चलो, भाई तुम टाइम पे पहुंचाओ, बस सिंपल। फंक्शनल यूटिलिटी पूरी करो अपनी, उसी में हम खुश हो जाएंगे। मैंने कितनी बार देखा है कि लोग ट्रेन में जब उतर रहे होते हैं कैसे कहते समय तो कहते हैं टॉयलेट तो बड़ा गंदा था, लेकिन उसके साथ साथ पता है क्या कह रहे होते हैं? कहते यार शुक्र है टाइम तो पहुंचाया ना, हम टॉयलेट रोक करके भी आ गए, कोई बात नहीं, टाइम पे तो पहुंच गए ना, फंक्शनल यूटिलिटी तो हाई की ना। तो दैट इज व्हाट द फंक्शनल यूटिलिटी इज ऑल अबाउट। सेकंड इज सिंबॉलिक यूटिलिटी, जो फंक्शनल के बाद अलग लेवल पर आता है, सेकंड लेवल पर आता है। अगर फंक्शनल यहां पर है तो इसके ऊपर सिंबॉलिक है। तो सिंबॉलिक का क्या मतलब है कि भाई बाकी की चीजें भी इंपॉर्टेंट है कि पेन दिखता कैसा है, पेन का लुक कैसा है, पेन का ग्रिप कैसा है, पेन कितना आपके फैशन क्वेश्चन को बढ़ाता है, ये भी मैटर करती है। लेकिन फंक्शनल यूटिलिटी उससे भी ज्यादा मैटर करती है। एट द एंड ऑफ द डे जब ये दोनों यूटिलिटी बनती है तब वैल्यू, अगर वैल्यू डिराइव हो जाता है, मतलब किसी चीज के साथ मुझे ऐसा लगता है इसकी फंक्शनल यूटिलिटी भी अच्छी है, सिंबॉलिक यूटिलिटी भी अच्छी है, यार ये प्रोडक्ट मेरे काम का है, इसको लो, ये बढ़िया प्रोडक्ट है, दिस मेक्स सेंस, दैट इज व्हाट वैल्यू इज ऑल अबाउट। क्योंकि मैं वैल्यू के बदले में प्राइस दे रहा हूं। ठीक है, अब ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया हो, ठीक है, अब मैं इसी चीज को आपके कंटेक्स्ट में समझाऊंगा, एक एम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में समझाऊंगा, क्योंकि वहां पर ये उससे भी ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। यहां पर तो चॉइसेस भी हैं, वहां पे चॉइसेस भी नहीं है। अभी मैं और क्वेश्चन जो भी है आपके प्लीज होल्ड करें, मैं लास्ट में सारे क्वेश्चन लेंगे, एवरी क्वेश्चन विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं कि एक कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज है, मान लीजिए जो भी आपका कॉलेज है, ए बी सी, कैटेगरी वाइज मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। हमारे देश में कैटेगरी सिस्टम बहुत चलता है कि भाई ए कैटेगरी का कॉलेज है, एनआईटी, आईआईटी, एमआई, आईएम, जैसे ए कैटेगरी के कॉलेजेस में हम कोई बी कैटेगरी का कॉलेज हो सकता है। सेक्टर वाइज जो है हर कैटेगरी का कॉलेज आपको देखने को, ठीक है। तो अब हम आपके कंटेक्स्ट में अब उसी चीज को हम रेप्लिकेट करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द सेंस ओवर। ये जो सारी बातें हमने समझी उसका क्या पर्पस है। अब एक साइड पे कॉलेज है, ऑन वन साइड यू हैव कॉलेज, ऑन वन साइड यू हैव इंडस्ट्री, जिसको आप कंपनी भी कहते हैं, जहां पर आप जॉब लेना चाहते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉलेज है ये बेसिकली क्या है, ये सेलर है, ये सेलर है, ठीक है। और ये जो इंडस्ट्री है ये क्या है, ये बायर है। और इसमें एक बीच में क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है आपका प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कौन है, तो प्रोडक्ट जो है वो स्टूडेंट, जो आप खुद है, दैट इज व्हाट अ स्टूडेंट इज। स्टूडेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ कॉलेज। हम हमेशा कहते भी हैं कि भाई वी आर एलुमिनाइज ऑफ दिस कॉलेज। एलुमिनाई का क्या मतलब होता है, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस कॉलेज, हम इस कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और आपके जैसे प्रोडक्ट कॉलेज बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहा है अक्रॉस डिफरेंट ब्रांचेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो वहां पर मैकेनिकल भी एक ब्रांच है, वहां पर इलेक्ट्रिकल एक ब्रांच है, वहां पर कंप्यूटर साइंस एक ब्रांच है। तो ऐसे हर ब्रांच के हिसाब से वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बना रहा है, ठीक है। सो इन दैट सिचुएशन सेलर का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेलर। सेलर का पर्पस क्या होता है, दो ही होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो डिमांड को देखेगा कि भाई किस चीज की डिमांड बढ़ रही है, मुझे वो चीज बनानी है, ठीक है। मुझे लगा कि भाई आने वाला टाइम जो है वो कंप्यूटर साइंस का हो सकता है, तो आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शुरू कर दी। आपको लगा आने वाला टाइम माइनिंग इंजीनियरिंग का हो सकता है, तो आपने माइनिंग शुरू कर दिया। तो आपने एक डिमांड के बारे में सोचा कि भाई व्हाट डिमांड वी कैन एक्सपेक्ट इन फ्यूचर, एंड बेस्ड ऑन दैट डिमांड यू स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स। Those products are basically engineers. Those are individual students who are part of a college. On the other side, आपके पास एक बायर है जो कि एक कंपनी है जो इस प्रोडक्ट को खरीदेगी,
ठीक है, लेकिन यहां पर पहले इस रिलेशनशिप को हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमें एकदम क्लैरिटी मिल जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो आपने डिमांड देख ली, डिमांड के हिसाब से आपने प्रोडक्ट बना दिया। दूसरी चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी? ब्रांड नेम, क्योंकि आपको अपना ब्रांड नेम भी बनाना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था सेलर दो चीजों पे मेन फोकस करता है, एक उसका डिमांड, एक उसका ब्रांड नेम। तो नाउ द ब्रांड नेम कॉलेज कैसे बनाएगा? ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो देखेगा कि मैं अपने प्रोडक्ट को अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बनाऊं और उसको अच्छे से अच्छे वैल्यू पर बेचने की कोशिश करूं, अच्छे से अच्छे प्राइस पर। अगर वो बिक जाता है मार्केट में, अगर बायर उसको हाई प्राइस पे खरीद लेता है, मैंने ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़े हैं और आपने भी देखा होगा कॉलेज के मीडिया सेल में, कॉलेज के न्यूज़पेपर में, प्लस जो बाकी लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं जहां पर कॉलेज ये लिखता है कि भाई हमारे 5 बच्चे 40 लाख के प्लेसमेंट पे प्लेस हो गए। आप 5 बच्चों के बारे में तो बता रहे हो, बाकी के जो 1500 प्लेस नहीं हुए या बाकी के जो 100 बच्चे प्लेस नहीं हुए, उसका डाटा कहाँ है? उसका डाटा तो कोई नहीं बताता कि कौन अनप्लेस्ड रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हम वो बता रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें फायदा देगा। तो सेलर अपने फायदे के बारे में सोच रहा है, उसको तो अपनी ब्रांडिंग करनी है, उसको अपना मार्केट करना है, क्योंकि उसको अगले साल भी एडमिशन लानी, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, दोनों के साथ ये पॉसिबिलिटीज हैं। उसका रीजन क्या है? अगर प्राइवेट कॉलेज है तो वैसे ही उनको काफी मार्केट करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज है और लोगों के चॉइस में भी है, लेकिन वहां पर भी लोग आजकल सीट्स छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर वी आर नॉट वर्थ, या यहाँ पर उतना वर्थ हमें नहीं मिल रहा, किसी दूसरे कॉलेज में चलते हैं। तो आपकी वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है ना मार्केट। तो यहाँ पर आपके लिए ब्रांड नेम इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब इसके लिए कॉलेज करता क्या है? कॉलेज इतने सारे प्रोडक्ट बना रहा है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बिकेगा ना भाई। अगर कंप्यूटर साइंस में 90 स्टूडेंट्स है, मतलब कंप्यूटर साइंस के लॉट में हमने 90 स्टूडेंट्स बनाए हैं। अगर 90 में से 5 बिक गए, 10 बिक गए, 12 बिक गए, 15 बिक गए, किसी भी वैल्यू पर बिक गए, अच्छे वैल्यू पर बिक गए, तो मेरा ब्रांड नेम वैल्यू तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, मुझे फायदा मिलेगा। एज अ सेलर आई विल बी इन प्रॉफिट, मुझे दोनों तरह का प्रॉफिट होगा। मेरे फ्यूचर पोटेंशियल कस्टमर्स भी बढ़ जाएंगे, प्लस मेरे को जो सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा वो ये होगा कि मुझे उनके नाम पर जो एडमिशंस आनी है, जो उनके नाम पर मेरा ब्रांड वैल्यू क्रिएट होना है, वो भी हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सेलर का लॉस कहीं से भी नहीं है, सेलर कहीं से भी लॉस में नहीं आने जा रहा, बिकॉज वो इतने सारे प्रोडक्ट्स बना रहा है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट तो चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। बायर के पास भी बहुत चॉइस है, सप्लाई वर्सेस डिमांड की गेम है। कि कोई आपको आइडिया नहीं था कि डिमांड कहां जाने। 15 लाख 20 लाख बच्चे हर साल पास आउट हो रहे, 23 लाख लास्ट ईयर का डाटा है, 23 लाख बच्चे जो हैं जो रजिस्टर्ड कॉलेज से पास आउट हुए हैं, दैट वाज द डेटा। सो दैट मींस कि अगर इतने वॉल्यूम्स में कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है तो बायर के पास क्या होगा? उसके पास चॉइस आ जाएगी भाई, ही हैज द चॉइस, उसके पास पूरा चॉइस है, क्योंकि डिमांड सप्लाई बहुत ज्यादा है। मेरे पास पूरी चॉइस है कि मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूं, प्राइस भी अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा और किसको बाय करना है वो भी मैं ही डिसाइड करूंगा। ये दोनों चीजें मेरे कंट्रोल में आ गई, तो ये बायर्स मार्केट बन गया बिल्कुल। और एम्प्लॉयमेंट आज के डेट में इंजीनियरिंग की बात करें या मैनेजमेंट की बात करें, दोनों जगह पर ये एम्प्लॉयर्स मार्केट नजर आता है। ये सेलर का मार्केट नहीं है, ये बायर्स का मार्केट है, क्योंकि बायर यहाँ पर अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट कर लेता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं 40,000 पे काम करूंगा, तो कॉलेज कहता है, जो बायर कहता है, जो कंपनी कहती है, कहता है यार इसको निकालो, 40,000 वाले को क्या करना है, हमने 20-20 हजार वाले दो पकड़ के ले आते बीबीए से, हमें नहीं चाहिए एमबीए का स्टूडेंट, हम बीबीए से ही काम चला लेंगे। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर दैट ये जो कंपनीज हैं या ये जो इंडस्ट्री है, इसका डोमिनेंस इसलिए क्रिएट हो गया क्योंकि सप्लाई बहुत बढ़ गई। अब ऑब्वियसली इसके बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते, राइट? सप्लायर एज एन इंडिविजुअल मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक आम प्रोडक्ट हूँ भाई, मेरी तो इतनी सी हैसियत है कि मैं किसी मॉल में किसी शेल्फ पे जाके लग जाऊं, यही मेरी हैसियत है। मैं तो खुद कहता हूँ एज अ प्रोडक्ट मैं अपने आप को ऐसे ही देख, ठीक है? तो आप लग गए, शेल्फ पे लग गए, भाई मैं तैयार हूँ बिकने के लिए। प्लेसमेंट प्रोसेस है क्या? यही तो है। आप तैयार व्यार हो जाते हैं, सुबह सुबह फॉर्मल डाल लेते हैं, मस्त तैयार व्यार होके और जाकर प्रोसेस में बैठ जाते हैं। बिकॉज क्यों बैठ गए आप प्रोसेस में? क्योंकि आप तैयार हैं, यू आर रेडी फॉर सेल, एंड नाउ द बायर विल कम। अब बायर आएगा, प्लेसमेंट प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन बायर के पास क्या है? चॉइस है। बायर की मार्केट है ये पूरी की पूरी, सेलर को लॉस हो नहीं सकता। मैंने पहले भी कहा, सेलर नॉट इंटरेस्टेड भी नजर आता है कई बार, कहता है भाई मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा तो कोई ना कोई प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा ही बिकेगा। हमने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए, होशियार प्रोडक्ट को पहले ही चुन कर लाए थे, तो वो प्रोडक्ट तो पहले ही होशियार है, तो ऑब्वियसली वो हाई वैल्यू पर ही बिक जाएगा। हाई पे नहीं भी बिकेगा तो जितनी वैल्यू पे बिकेगा मेरी वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी। सेलर विल ऑलवेज बी इन प्रॉफिट, बायर विल ऑलवेज बी प्रॉफिट। व्हाई? बिकॉज वो भी अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर लेगा। वो कहेगा नहीं देना 5 लाख का पैकेज, 3 लाख पे काम कर रहा है, बताओ। और जो प्रोडक्ट है बेचारा, उसकी सबसे बड़ी गेम प्रॉब्लम में फंस जाती है, बिकॉज वी आर द प्रोडक्ट, वी एज स्टूडेंट्स आर प्रोडक्ट।
और यहाँ पर स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैंने आपसे क्या कहा था, प्रोडक्ट किस पे बिकता है, वैल्यू पे बिकता है, लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, प्रोडक्ट अगर स्टूडेंट है, मैं आपको स्टूडेंट कहूंगा, तो स्टूडेंट अगर प्रोडक्ट है तो वो क्या करता है, वो अपने आप को अंडर वैल्यू कर लेता है, वो अपने आप को अंडर वैल्यू कर लेता है, उसकी जो वर्थ है। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, मार्केट में बाइंग दो ही तरह की होती है। जब मुझे कोई कहता है मेरे पास एक फोन है जो 40,000 रुपीज का है, मैंने किसी को दिखाया कि यार देखो मेरे पास एक 40,000 का फोन है, मैं 20,000 पर इसको बेचना चाहता हूं, तो सामने वाला पक्का खरीदने में इंटरेस्टेड हो जाएगा अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो वैल्यू बाइंग हो जाएगी। तो वहां पर क्या होता है, कॉलेज में क्या होता है, वैल्यू बाइंग होने लग जाती है। वैल्यू बाइंग का मतलब क्या है कि मुझे पता है यार स्टूडेंट में दम है, ये स्टूडेंट कम से कम, मुझे जो सामने बैठा हुआ स्टूडेंट नजर आ रहा है, ये मुझे 10 लाख का स्टूडेंट लग रहा है, लेकिन अभी ये मुझे 3 लाख का मिल जा रहा है, 3.5 लाख का मिल जा रहा है, तो मैं इसको क्यों ना बाय करूं, ये तो मेरे लिए 10 लाख का बिजनेस ला के देगा आने वाले टाइम में, ये वो वैसा पर्सन है, इसमें वो पोटेंशियल नजर आ रहा है, पोटेंशियल, आपको उसकी वर्थ पता है, इस पर्सन की वर्थ, जिस पर्सन की आपको वर्थ पता है, हम उस सिचुएशन में कई बार थोड़ा हाई प्राइस भी पे कर देते हैं कि यार 3 का नहीं, चल 4 में रेडी हो जाए, कोई बात। लेकिन प्रोडक्ट अपना वर्थ कैसे बढ़ाए, प्रोडक्ट अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाए, स्टूडेंट अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाए, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में एक डिस्कशन की थी, जिसमें प्रोफाइल बिल्डिंग की हमने बात की थी कि प्रोफाइल बिल्डिंग का पर्पस क्या है, यही तो वैल्यू को बढ़ाना, दैट इज व्हाट द पर्पस इज, दैट वी वांट टू इंक्रीज आवर वैल्यू। पहला लेसन जो आज का है वो यही है, डू नॉट अंडर वैल्यू योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि मेरी वर्थ है, तो अपने आप को अंडर वैल्यू प्राइस पर बेचने की कोशिश मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होने जा रहा, हमें लॉस होगा, बड़ा लॉस होगा, एज अ प्रोडक्ट हमें लॉस होगा, सेलर प्रॉफिट में है, बायर भी प्रॉफिट में है, तो मैं एज अ प्रोडक्ट लॉस में क्यों जाऊं, पहली चीज। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन इंक्रीज आवर वैल्यू। अब वैल्यू कैसे बढ़ सकती है, इसका आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा, जो कि अगेन इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग से निकल कर आता है, बट मुझे लगता है कि अगर आपको वो कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो आप अपनी वैल्यू को आज के आज या अगले 6 महीने के अंदर जरूर बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। इस लेक्चर का असर होगा आपके दिमाग पर, आप सोचेंगे कि हाँ यार इस डायरेक्शन में मुझे सोचना चाहिए। और वो टर्म है, वो टर्मिनोलॉजी है कॉल्ड एज यूएसपी। यूएसपी मींस यूनिक सेलिंग पॉइंट। हर प्रोडक्ट का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। सोनी की आवाज अच्छी होती है, सैमसंग का स्क्रीन अच्छा होता है, ठीक है, हर प्रोडक्ट का एक यूएसपी है। नोकिया की बैटरीज अच्छी हो, एप्पल की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। हर प्रोडक्ट अपने यूएसपी की बात करता है। कोको कोला कहता है मैं फैमिली ड्रिंक हूं, थम्स अप कहता है थंडर करना है तो यहां आओ मेरे पास आओ, स्प्राइट कहता है चालाक बनना है तो मेरे पास आओ। एवरी कंपनी हैज इट्स ओन प्रोडक्ट, एवरी प्रोडक्ट हैज इट्स ओन यूएसपी। आपकी यूएसपी क्या है ये सोचिए, व्हाट इज योर यूएसपी, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट यूएसपी ओनली यू विल बी पिचिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को जो पिच करेंगे, अपने आप को जो बेचने की कोशिश करेंगे, अपने बारे में बताएंगे किसी को कि मैं क्या हूं, मेरा वर्थ क्या है, तो आप अपनी यूएसपी के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज योर यूएसपी। अब यूएसपी क्या क्या हो सकती है स्टूडेंट की, यूएसपी की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वी आर वेरी गुड विद आवर कोर सब्जेक्ट्स, हम अपने कोर सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे हैं। सर अगर मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है तो मैंने उसको पढ़ा नहीं है, मैंने उसको सीखा है। पढ़ने और सीखने में फर्क है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी लर्न एंड व्हाट वी प्रैक्टिस। द सेकंड इंपॉर्टेंट इशू, जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, वो ये है कि चलो अगर ये नहीं आया, चलो ये नहीं सीख पाए, तो सर मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आई एम वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, सर आई एम वेरी गुड एट मैनेजिंग थिंग्स, आई एम वेरी गुड एट टीम बिल्डिंग, आई एम वेरी गुड एट लीडरशिप स्किल्स। ये सारी चीजों को आप एज अ यूएसपी बना सकते हैं। आई एम गुड इन हॉबीज एज वेल। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपने हॉबीज को बेचते हैं, जाकर के कहते हैं सर मेरी हॉबीज में मेरा शिद्दत देखिए सर, अगर मैं वहां दिखा सकता हूं तो मैं यहां भी दिखा सकता हूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका काम किसी ने भी नहीं देखा है, आपकी पोटेंशियल बाइंग होनी है। आपको नहीं पता कि आप कितना भागेंगे, हो सकता है कि मैंने आपको आज खरीद लिया 100 रुपए पे, कल आप हो सकता है 90 रुपए का ही हो जाए, किसी काम के ना रहे मेरे लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि मुझे आपको लॉस में भगाना पड़ जाए। ऑन द अदर साइड देयर कैन बी कंप्लीटली पॉसिबिलिटी दैट आप 100 रुपीज के थे और कल को आप 1000 रुपीज के हो जाए मेरे लिए। तो मैं आपको वैल्यू में आपको बाय कर रहा हूं, तो वो वैल्यू कैसे बढ़ेगी, आपकी जो यूएसपी है वो कैसे बनेगी, वो यूएसपी बनेगी कि आप किसी एक चीज में अपने आप को अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे। अगेन पिछले लेक्चर को लिंक कर रहा हूं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ वन। किसी एक चीज में हमें अच्छा होना इंपॉर्टेंट है और उस चीज को प्रैक्टिस करना, पढ़ना नहीं। अब मैं आपको इसके कुछ आंसर्स बताता हूं। जब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी यूएसपी क्या है, तुम्हें क्यों लिया जाए भाई, तो वो क्या बताता है, मैं आपको बताता हूं। वो बताता है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, सर मैं ऑनेस्ट हूं, सर मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं पंक्चुअल हूं,
ये सारी बातें जो है वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव कुछ नहीं है। आपके अटेंडेंस शीट दिखाओगे उसको कि मैं कितनी पंक्चुअलिटी पे था। तो क्वालिटेटिव टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली उसको आप सब्सटैंशिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इफ यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव थिंग्स, जो जहां पर आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, आपने कुछ प्रूव किया है कुछ चीजों के। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पीछे ही मैं किसी का इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने स्टूडेंट से पूछा कि भाई तुम्हारी यूएसपी क्या है, तो वो कहता सर मेरी ना यूएसपी मेरी अडेप्टेबिलिटी है। अब देखिए ये आंसर बड़ा फैंसी लग रहा है, अडेप्टेबिलिटी, राइट, अडेप्टेबिलिटी है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा तुम अभी कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो? सर आई बिलोंग फ्रॉम हैदराबाद। मैंने कहा ओके, वेयर आर यू लिविंग राइट नाउ? सर आई एम लिविंग इन पंजाब। हाउ मेनी इयर्स यू हैव बीन लिविंग हियर? सर आई एम लिविंग फ्रॉम लास्ट 4 years। यू हैव बीन लिविंग इन 4 years, गिव मी any 5 sentences which you know in Punjabi। सर वो तो मुझे आता है। Any song which you know in Punjab। Where is adaptability? Where is adaptability? You said your USP was it? Understand one thing, the buyer or the seller will never be get into losses. It is the product which needs to make its worth count। अपने वर्थ का काउंट बढ़ाएं, अपनी USPs पे काम करें, कोशिश करें। मैं अपनी वीकनेसेस पे काम नहीं कर सकता, वीकनेसेस को हम इंप्रूव करते हैं। वो वीकनेस कभी मेरी स्ट्रेंथ नहीं बन जाती। जो मेरी स्ट्रेंथ है मैं वही उसी पे खेलूंगा तो मैं अच्छा चलूंगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, आई वाज थिंकिंग फॉर एन आइडिया कि फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल, मुझे क्या पढ़ाना चाहिए। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के आइडियाज दे दिए। किसी ने कहा यार तुम टेक्नोलॉजी वीडियोस बनाओ, तुम्हारा तो टेक्नोलॉजी में अच्छी समझ है, ठीक ठाक है, टेक्नोलॉजी वीडियोस बनाओ। तुम कॉमेडी वीडियोस बनाओ, लोग कॉमेडी वीडियो तो देख ही लेते हैं चाहे जैसी मर्जी हो। लोग आपको गालियां भी लिखेंगे बट एट द एंड ऑफ द डे वो आपको देख तो रहे ना, यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। बट आई प्लेड ऑन माई स्ट्रेंथ्स, आई प्लेड ऑन माई यूएसपी। माई यूएसपी वॉज इनटू मैनेजमेंट एजुकेशन। माई यूएसपी वॉज कि मैं मैनेजमेंट अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस फील्ड में बहुत अच्छी, और मैं लगातार उसमें अपने आप को पिछले 10 सालों में अप्लाई कर रहा हूँ। आई एम गुड एट डाटा एनालिटिक्स, आई एम गुड एट डाटा साइंस, आई एम गुड एट बिजनेस एनालिटिक्स। जिन चीजों में मैं अच्छा हूँ मैं उसमें एक्सेल करूंगा। ऑब्वियसली वीकनेसेस को मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। एक सिंपल सा मंत्रा है आज के लेक्चर का, प्लीज फोकस ऑन यूएसपी। और एक और चीज जो मुझे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स में नजर आती है, प्लीज इतना डिस्परेट मत हो जाइए जॉब्स के लिए कि आपकी जो वैल्यू है आप अपने आप को अंडर वैल्यू। जॉब जरूरी होती है, कई बार आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपको लगता है यार मेरे लिए जॉब बहुत जरूरी है, मेरे फैमिली के लिए मेरी जॉब बहुत जरूरी है। एग्रीड, मैं एग्री करता हूं, लेकिन मैं उसमें अंडर वैल्यूइंग के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं अपनी वैल्यूज और वर्थ को बढ़ाने के बारे में सोचूंगा। मोर इंपॉर्टेंटली आई ट्राई टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ। अगर मुझे छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स करनी भी पड़ेगी तो वो मैं करूंगा अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपने यूएस। तो यही छोटा सा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको ये सारी बातें आज समझ में आ गई हैं जो मैंने आपको समझाया है। अब हम थोड़ा सा Q&A सेशंस की तरफ बढ़ेंगे और आपके क्वेश्चंस को लेने में मैं काफ़ी खुशी आपके क्वेश्चंस को लेता हूँ, सो दैट